आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए बच्चों, स्टूडेंट्स? और हम लोग पढ़ रहे हैं शाम को 6 बजे ज्योमेट्री ज्यामिति, और ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई। ज्योमेट्री के सिलेबस का 75% ट्राइंगल ही है। समझ में आया? अब मैं आज की क्लास में शुरू करने वाला हूं ज्योमेट्री की 12वीं शीट यानी कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ठीक है बच्चों? और चतुर्भुज भी मेरे दोस्तों आपको चारों पढ़ने हैं। लिख लीजिएगा आपको सिलेबस में कौन कौन सा पढ़ना है। ये ज्योमेट्री में भी आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, और मेंसुरेशन में भी। सबसे पहले स्क्वायर यानी कि वर्ग, फिर उसके बाद रेक्टेंगल यानी कि आयत, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रोम्बस सम चतुर्भुज, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ये पांचों क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर यानी कि वर्ग। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है बच्चों? देखिए मैं ज्योमेट्री में ही सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूं। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इतना डिटेल में फॉर्मूले लिखवाऊंगा, प्रूफ नहीं करवाऊंगा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि ज्योमेट्री में ऑलरेडी हो चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों? स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, त्रिभुज आपका समाप्त हो गया, आपका चतुर्भुज और वृत्त बाकी है। चतुर्भुज और वृत्त पढ़ के ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे मेरे दोस्त। स्क्वायर यानी कि वर्ग बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हो, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज मेरे दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आपके सामने मेरे दोस्तों ABCD एक स्क्वायर है, एक ऐसा चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, हम उसे स्क्वायर यानी कि वृत्त कहते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो कंसेप्ट नंबर 1, स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम स्क्वायर वर्ग कहते हैं। अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करूं तो आप मुझे बताओ कि स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है। देखिए बच्चों, पेरीमीटर का मतलब है चारों ओर की माप, चारों तरफ की बाउंड्री को जोड़ दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर हो गया 4a, 4a। अगर मैं स्क्वायर के एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a गुणा a यानी कि a स्क्वायर भुजा का वर्ग। ठीक है भाई? अब स्क्वायर के दोनों डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल, दोनों डायगोनल ही आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल क्या होता है मेरे दोस्तों? जैसे मैं पॉइंट ए से सी को मिला देता हूं तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों स्क्वायर का डायगोनल कहलाती है। आप मुझे बताओ कि डायगोनल AC की लंबाई क्या होगी, विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी? अगर ये A है, ये A है, ये क्या है मेरे दोस्तों? 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ। ये साइड A है, ये साइड A है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो दोनों ही विकर्ण AC और BD दोनों की लंबाई बराबर होगी मेरे दोस्तों। और हम इसको D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। ये A है, ये A है, पाइथागोरस से कितना आएगा? √2a, √2a। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है। यानी कि स्क्वायर के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है DIAGONAL। डायगोनल AC और BD मेरे दोस्तों बराबर होते हैं √2a। अच्छा बच्चों, अगर किसी स्क्वायर का आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है, अगर किसी स्क्वायर को आपको विकर्ण की लंबाई दी है तो उसका एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो D²/2, D²/2। अगर किसी स्क्वायर का विकर्ण की लंबाई D है तो उसका एरिया क्या होगा? D²/2। भाई स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a का स्क्वायर। 2 स्क्वायर, अब मैं इसको 2 से भाग करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर ही तो बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर का जो डायगोनल एरिया होता है वो अगर डायगोनल पता है D²/2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कंसेप्ट, स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। अगला पॉइंट, स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मेरे प्यारे भी। जैसे हमने आपको क्या बताया कि स्क्वायर के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब ये कोण 90 डिग्री का है, मैंने ये विकर्ण खींचा, जब मैंने विकर्ण खींचा मेरे प्यारे भाई तो ABC, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC को, ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों? ये कोण है 90 डिग्री का। ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a, दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बच्चों दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे। ट्राइंगल ABC को देखो, ये 90 डिग्री का है, दोनों साइड बराबर, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों कोण बराबर होंगे, 45 डिग्री के बचे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा। बोलो हाँ, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। ठीक है बच्चे? अब ये 45 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बचा मेरे प्यारे भाई?
ये दोनों भी तो 45-45 डिग्री होंगे। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ट्राइंगल एडीसी को ध्यान से देखेगा, त्रिभुज एडीसी को ध्यान से देखेगा, ये 90 डिग्री है। बाकी ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। 90 तो बाकी दोनों कोणों का सम 90। दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चों? 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। देखो बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं, आधा आधा। तो स्क्वायर के जो विकर्ण है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा। देखो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा। 45 45 हाफ हाफ। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास विकर्ण बीडी खींचता हूं तो विकर्ण बीडी भी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। 45 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बच्चे, ये भी 45 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से ये 45 डिग्री मेरे दोस्तों, ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री ही हो जाएगा। मुझे लगता है स्टूडेंट आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। बताओ स्क्वायर के दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहां काटे हैं, ये पॉइंट ओ है, मैंने इसको नाम दे दिया। स्क्वायर के दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट ओ पर। आप अगर गौर से देखो तो 4 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों ही ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सर्वांग सम हैं। ये 45 डिग्री 45 डिग्री, तो कितना कोण बचा है? 90 डिग्री का कोण बचा कि नहीं? 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ सर 45 45 90, 45 है 45, तो कितना कोण बचा? 90 डिग्री का कोण बचा, ये 90 डिग्री का कोण बचा। आपको यहां पे 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 4 ट्राइंगल मेरे दोस्तों, चारों ट्राइंगल एक जैसे, भी 45 45 90, ये भी 45 45 90, ये भी 45 45 90, ये भी 45 45 90, चारों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। सभी का हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने ए, यहां 90 डिग्री के सामने ए, यहां 90 डिग्री के सामने स्मॉल है, 90 डिग्री के सामने स्मॉल है। इसका मतलब मेरे दोस्तों की जो लंबाई ओडी की है वही लंबाई ओबी की है, वही लंबाई ओसी की है, और वही लंबाई मेरे दोस्तों ओए की है। ये दोनों विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। तो चारों जो है मेरे दोस्तों, चारों ओए ओए ओबी ओसी और ओडी इक्वल इक्वल होगा। ओए बराबर ओबी बराबर ओसी बराबर ओडी बराबर बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और डायगोनल एसी का आधा होगा, चाहे मैं डायगोनल एसी बोलूं और चाहे मैं डायगोनल बीडी बोलूं, आधा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डायगोनल एसी का बोलूं या डायगोनल बीडी का बोलूं, आधा होगा। तो अगला कंसेप्ट ये आता है, एक कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया, दूसरा कंसेप्ट आपके सामने आता है कि स्क्वायर के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हिंदी में लिख लेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब जो लंबाई ओए की है वही लंबाई ओसी की है, वही लंबाई ओबी की है, वही लंबाई ओडी की है। ये चारों लेंथ सेगमेंट बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। तो स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। समझ में? ये बहुत बेसिक सी बात है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगला कंसेप्ट आप यहां से देख सकते हैं कि ये 4 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्क्वायर के दोनों विकर्ण खींचे, 4 ट्राइंगल बन गए। ये चारों ही ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। इन चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। अगर इसका एरिया मेरे दोस्तों 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई, इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा और इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। इन चारों ही ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये बात मैंने आपको पढ़ा दी। जब मैं आपको मेंसुरेशन बताऊंगा तो मैं सारी बात नहीं बताऊंगा डिटेल में ना। ठीक है भाई, करते हैं टीचर आधी बात ज्योमेट्री में बताते हैं, आधी मेंसुरेशन में बताते हैं। बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, वो कभी एक जगह नोट्स वो बनाता नहीं सही से, उसको ध्यान नहीं रहती। मैं ज्योमेट्री में आपको सारी बातें एक साथ बता रहा हूं। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं केवल ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, इसलिए एक बार पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो वर्ग की मेरे दोस्तों, वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं 90-90 डिग्री के। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का जो परिमाप होता है भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं √2a। स्क्वायर के विकर्ण वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा, 45 45 से 45 45 से 45 45 45 45। स्क्वायर के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अच्छा जी अभिषेक, ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर, अब अगला कंसेप्ट आप समझाओ। अगला कंसेप्ट बढ़िया। 23 सवाल है शीट में, छोटी सी शीट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, बड़े प्यार से प्रेम भाव से समझिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो दोस्तों, ये हमने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया वर्ग,
हमने आपके सामने ये एक स्क्वायर बनाया मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने वर्ग बनाया है स्क्वायर, ये स्क्वायर है और इसकी चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, स्मॉल है, ऑल दीज आर इक्वल, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। अब अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर सर्कल खींचू तो स्क्वायर का क्या कहलाएगा, इन सर्कल। अगर मैं इसके अंदर सर्कल खींचता हूं जो इसकी चारों भुजाओं को अंदर से टच करता हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। क्या है मेरे दोस्तों, इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। तो आप मुझे बताओ, अगर स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है, अगर स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है, तो आप हमें बताओ कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी। ये वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं मेरे दोस्तों, इस स्क्वायर का इन सर्कल है। अगर वर्ग की भुजा स्मॉल ए है मेरे दोस्तों, तो इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस मतलब यहां से यहां तक की दूरी, स्मॉल आर, आप मुझे बताओ ये कितनी होगी, जल्दी से जवाब दीजिए, स्मॉल आर। हर कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये सर्कल का सेंटर है, पूरी लेंथ है मेरे दोस्तों डायमीटर, जो डायमीटर होगा, ये जो सर्कल का डायमीटर होगा 2r, वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। यानी कि मेरे दोस्तों यहां से स्मॉल आर कितना आ गया, a/2, a/2। तो स्क्वायर की जो इन रेडियस आ गई अंतः त्रिज्या, इसको क्या लिखेंगे, इन रेडियस। स्क्वायर की जो अंतः त्रिज्या होती है अंदर वाले सर्कल की रेडियस, वो क्या होती है, a/2, स्क्वायर की साइड का आधा। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई तकलीफ परेशानी है ही नहीं। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं स्क्वायर का सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त खींचता हूं, सरकम सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर के चारों कोनों से, चारों वर्टेक्स से गुजरता हुआ जाता है। अगर मैं स्क्वायर का एक सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त खींचता हूं, सरकम सर्कल मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट एक ऐसा सर्कल, ठीक है बच्चों, एक ऐसा सर्कल मेरे प्यारे भाई जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स यानी कि चारों शीर्षों से गुजरता हुआ जाता है। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल की मेरे प्यारे भाई रेडियस क्या होगी, जल्दी से बताएं। तो मेरे दोस्तों आप, स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह होगा। ये इस सर्कल का व्यास है मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का व्यास है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सर्कल का व्यास है। और इस सर्कल का जो व्यास है मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। इस सर्कल का जो व्यास है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। हर कोई बच्चा समझ पा रहा है कि भैया ये जो स्क्वायर का सरकम सर्कल है परिवृत्त, सरकम सर्कल मतलब बाहर वाला व्रत, इन सर्कल मतलब अंदर अंदर वाला व्रत। तो दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है, स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है मेरे दोस्तों, कहीं से कोई आड़ा टेढ़ा नहीं है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो इसका जो डायमीटर है 2r मेरे प्यारे भाई, वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है, स्क्वायर के विकर्ण के बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। स्क्वायर की साइड क्या है बच्चों, स्क्वायर की साइड है मेरे प्यारे भाई यहां से a। अगर स्क्वायर की साइड a है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना आ जाएगा, √2 है। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना आएगा, √2 है। यहां से कैपिटल आर कितना आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे, यहां से कैपिटल आर कितना आएगा, फटाफट जवाब दो बच्चों। कैपिटल आर, दो नीचे आएगा, √2 से 2 कटेगा, √2 बार a/√2, तो आ गया a/√2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि स्क्वायर के इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो है a/2, स्क्वायर के सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो है a/√2। ये दोनों कंसेप्ट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, स्मॉल आर मतलब इन रेडियस। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2, वृत्त के स्क्वायर के परिवृत्त की त्रिज्या मेरे दोस्तों, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या a/√2। यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख समस्या तकलीफ नहीं। बच्चों अगर मैं यहां से कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो निकालूं, स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस और स्क्वायर के इन सर्कल के रेडियस का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो बताओ रेशियो क्या आएगा। स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस है a/√2, स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे प्यारे भाई, a/2। ए से ए कट जाएगा, दो ऊपर पहुंचेगा, 2/√2, 2/√2 क्या आएगा, दो को जब मैं √2 से भाग करूंगा, √2/1। ये स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस का अनुपात आ गया, स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस का अनुपात आ गया, रेडियस का रेशियो है। तो अगर मैं स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का अनुपात निकालूं, एरिया का, अगर मैं वर्ग के सरकम सर्कल और वर्ग के इन सर्कल के एरिया का अनुपात निकालूं, स्क्वायर का सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल का अगर मैं एरिया का अनुपात निकालूं, तो सर्कल का एरिया होता है πr², सर्कल का एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, √2/1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का अनुपात आ गया 2:1, स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का रेशियो आएगा 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का रेशियो आ गया 2:1। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई दुख तकलीफ। ये स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का रेशियो आ गया 2:1। बोलो हाँ।
सभी को कंसेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? चल, यही दो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट इसमें जानना नहीं है, यही थ्योरी है काफी। अब इस पर हम बेस सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने आएगा यहां से, क्वेश्चन नंबर 1 बताएं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं कौन करेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। और बी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, डी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए अभी अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पर मैंने एक 2 घंटे की वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ था, आप में से किसी बच्चे ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो बेस्ट सवाल हैं उनके सॉल्यूशन करवाए हैं। ठीक है ना, आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ये मैं जानकारी देनी थी, बताइए। एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए से दुगना है? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। बोला है एक स्क्वायर ए है, इसका डायगोनल जो है ए प्लस बी, इसका जो डायगोनल है वो ए प्लस बी है। बोला है वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग बी के विकर्ण पर मेरे दोस्तों एक वर्ग खींचा गया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एरिया ए के एरिया से दुगना है? वर्ग बी का जो एरिया है, वर्ग बी का जो एरिया है वो वर्ग ए के एरिया से दुगना है। स्क्वायर बी का जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, वो स्क्वायर ए के एरिया से दुगना है। ये एरिया का रेशियो है मेरे दोस्तों। तो स्क्वायर ए और स्क्वायर बी के डायगोनल का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट होगा कि नहीं होगा? भाई एरिया के रेशियो का, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, डायगोनल है लंबाई सेंटीमीटर में। अगर स्क्वायर बी का एरिया स्क्वायर ए से दुगना है तो इसका मतलब यह हुआ कि स्क्वायर बी का जो विकर्ण है वो स्क्वायर ए से मेरे प्यारे भाई रूट 2 गुना होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई मेरे दोस्त? है भाई, अगर स्क्वायर बी का एरिया स्क्वायर ए के एरिया से दुगुना है तो स्क्वायर बी का जो डायगोनल है वो स्क्वायर ए के डायगोनल से रूट 2 गुना होगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे, एरिया के रेशियो का अंडर रूट ही डायगोनल का रेशियो आएगा। आपसे पूछा क्या है भाई, मैंने स्क्वायर बी का डायगोनल निकाले, क्या निकाला? डायगोनल। बोला स्क्वायर बी के डायगोनल पर विकर्ण खींचा गया है, स्क्वायर बी के डायगोनल पर विकर्ण खींचा गया है, डायगोनल पर विकर्ण खींचा गया, उस विकर्ण का एरिया क्या हो, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर बी के डायगोनल की लंबाई ये आ गई। अगर मैं इसे डायगोनल पर स्क्वायर खींचूंगा तो जो स्क्वायर होगा उसकी भुजा डायगोनल की लंबाई के बराबर होगी। अरे भैया सवाल पढ़ लो, सवाल। स्क्वायर बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। मैंने स्क्वायर बी के विकर्ण की लंबाई निकाल ली, और अगर मैं इस विकर्ण पर स्क्वायर खींचूंगा, ये वाला जो स्क्वायर खींचूंगा विकर्ण पर, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? भाई किसी स्क्वायर की साइड पता है तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इस सवाल का आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। गजब का सवाल था ये, गजब का सवाल। ठीक है प्यारे दोस्त, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर दिया था आपने, कैसा पेपर आया था बच्चों?
बी ऑप्शन नहीं है, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। लॉजिकल सवाल है मेरे दोस्तों, रेशियो से करेंगे तो जल्दी होगा वरना नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सवाल नंबर स्टूडेंट्स 2 आपके सामने, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगला सवाल बोला गया आपके सामने चित्र है, एबीसीडी 6 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, सर्कल की रेडियस का मान बताएं। आपके सामने चित्र दिया, एबीसीडी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की भुजा है 6 सेंटीमीटर, आपको सर्कल की रेडियस बतानी है, सर्कल की रेडियस क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चित्र को थोड़ा ठीक से बना देता हूं मेरे दोस्तों। एबीसीडी एक स्क्वायर है और ये मेरे प्यारे भी ये सर्कल है और इस सर्कल का है सेंटर ये ओ। आपको बताना है सर्कल की रेडियस क्या होगी, जल्दी से जवाब दें। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ बच्चों। ये स्क्वायर एबीसीडी, इस वर्ग की, इस स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। गौर से देखने वाली बात है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक सर्कल बनाया गया, सर्कल कैसा है मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल ऐसा है जो पॉइंट ए और पॉइंट डी से होके गुजरता है। और मेरे प्यारे भाई ये जो सर्कल है साइड बीसी को यहां पॉइंट पी पर टच कर रहा है, साइड बीसी को मेरे दोस्तों यहां पॉइंट पी पर टच कर रहा है। मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, बताइए कैसे करेंगे। मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है ना। सेंटर से परिधि तक की दूरी मेरे दोस्तों, ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, जो मुझे निकालनी है स्मॉल आर। जल्दी से बताएं। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाती है, जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं, अगर आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर आपको निकालने सर्कल की रेडियस। जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस आर है, यही आपको निकालनी है। देखो सिमेट्रिसिटी से कहो, सिमेट्रिसिटी जानते हैं, रीजनिंग का इस्तेमाल करके ये बताइए मेरे दोस्तों कि स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, उसके अंदर सर्कल बनाया गया, सर्कल पॉइंट ए और पॉइंट डी से होकर गुजर रहा है, साइड बीसी को पॉइंट बी पे टच कर रहा है। तो जो पॉइंट पी होगा मिड पॉइंट होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, मिड पॉइंट होना चाहिए। ऐसे थोड़ा होगा ये फिगर कि स्क्वायर और सर्कल ऐसे टच करेगा, ऐसे थोड़ा बनेगा ये फिगर, बिल्कुल बीचों बीच में से टच करता हुआ जाएगा। अगर बच्चों स्क्वायर की साइड 6 है, वर्ग की भुजा 6 है, तो ये आधा हो जाएगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, 3 होगा कि नहीं। अब आप मुझे बताओ क्या आपको यहां पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल कुछ दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे अलग अलग मॉक टेस्ट में, प्रीवियस में तो एक ही आया है, वही मैं आपको करवा रहा हूं भाई। स्क्वायर की भुजा 6 है, ये आर है, तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी यहां से यहां तक की। अगर ये पूरी साइड 6 है, ये स्मॉल आर है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 6 माइनस आर। 6 माइनस आर ये कितने का है, ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों। ये 3 है तो इसके सामने 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 ये भी 3 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 3 ही आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी मेरे दोस्तों स्क्वायर की रेडियस है स्मॉल आर। सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है। यहां तक कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये 3 है, ये 6 माइनस आर है, 90 डिग्री के सामने आ रहा है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है भाई। 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस आर का स्क्वायर का 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 आर, 2 छिक्का 12 आर बराबर आर स्क्वायर। यहां देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, माइनस 12 आर उधर चला जाएगा, तो 12 आर बराबर आ गया 9 प्लस 36 45। 12 आर 45 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 45/12, जो कि किससे चला जाएगा 3 से, 3 से जाएगा 15/4, 15/4 होता है 3.75, 15/4 आएगा 3.75 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर है जो कि हमारा बी ऑप्शन है 3.75। यस मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3.75। मनीष कह रहे हैं सर एरिया d²/2 करने पर बी ऑप्शन होगा। मनीष आप सवाल ही नहीं समझे, सवाल बोला स्क्वायर बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का एरिया। आपसे स्क्वायर बी का एरिया नहीं पूछा मनीष, स्क्वायर बी के विकर्ण पर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया पूछा है, अलग चीज है, ठीक है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो मैं आपको ये सवाल नहीं सिखाना चाहता, मैं सवाल से पहले एक चीज बोली कि जब भी एक सिमेट्रिक फिगर के अंदर दूसरी सिमेट्रिक फिगर है, आप कहोगे सर सिमेट्रिक क्या, देखिए जैसे आड़ी टेढ़ी बना दी, ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हम एक वर्ग बनाते हैं, है ना, एक वृत्त बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये सभी सिमेट्रिक फिगर हैं, आड़ी टेढ़ी नहीं है। जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ के, जैसे कि हमने सवाल में किया, और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया बिना किसी परेशानी के। मुझे लगता है बात सही है, आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 3। सवाल नंबर 3, इस सवाल का आंसर आप लोग हमें करके बताएंगे। सवाल नंबर 3 इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, जो पिछली बार पेपर हुआ था, और इस सवाल में गणित के साथ साथ आपको रीजनिंग का भी इस्तेमाल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस सवाल कैट के पेपर में भी आ रखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया हुआ है, अच्छे लेवल का सवाल है। अभी ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया। ज्योमेट्री के साथ साथ आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल भी करना है। जरा करके बताओ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 3, फटाफट करके बताएं आप, फटाफट करके बताएं जल्दी से। मैं आपको समय देता हूं सोचने के लिए। जी मेरे प्यारे भाई, 12:30 आप इस सवाल का आंसर बता रहे हैं। मैं भी सोचूं कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर कट फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ इस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। टेक्नोलॉजी का फायदा है कि चित्र बहुत आसानी से बनता है, जल्दी बनता है। ये एक स्क्वायर है मेरे प्यारे में जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बोला गया है कि इसके हर चारों कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है। इसके चारों कोने से मेरे प्यारे भाई 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, एक वर्ग इस कोने से काट लिया, एक वर्ग मेरे प्यारे भाई इस कोने से काट लिया। हर कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है, ठीक है ना। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर काट रहे हैं, खूब बढ़िया से ये, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग इस कोने से काट लिया मेरे प्यारे भाई। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग आपने इस कोने से काट लिया। चारों कोनों से हमने 1 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा है इस प्रकार से। और ये मैंने काट के मेरे दोस्तों अलग कर दिया, ये अलग कर दिया मेरे प्यारे भाई। चारों कोने से 1 1 सेंटीमीटर भुजा का इस तरीके से वर्ग काटा जाता है। काट दिया, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। आप बोलोगे सर नो डाउट। तो हमने चारों कोनों से 1 1 सेंटीमीटर का, कितनी लेंथ है मेरे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर काटा है, 1 सेंटीमीटर साइड का। अब ये जो बची हुई जगह है, ये 5 में से 1 और 1 घटाएंगे, 1 + 1 2, तो ये कितनी बची, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बचा, 3 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे जो सवाल है वो ये है, फिर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो शेष स्थान में लगाया जा सकता है। शेष स्थान है, इस बची हुई जगह में जो सबसे बड़ा वर्ग आ सकता है, मैक्सिमम एरिया का जो वर्ग आ सकता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल है। बताओ इस जगह में जो सबसे बड़ी भुजा का सबसे बड़े साइज का जो स्क्वायर आ सकता है, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बताएं। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, ये सवाल अब मैथ का है ही नहीं, ये सवाल है अब रीजनिंग का। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर सबसे बड़े साइज का स्क्वायर डालना है, तो सर ये वाला स्क्वायर डालेगा इसके अंदर। सर ये डाल दो, इससे बड़ा स्क्वायर तो डल ही नहीं सकता, ये बन गया। सर इसका स्क्वायर एरिया आ जाएगा 9, गलत। मैं इससे भी बड़ा मेरे दोस्त इसके अंदर स्क्वायर डाल के आपको दिखाऊंगा, ध्यान सुनेगा, लॉजिकली सुनेगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक ही पैटर्न चलता है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ध्यान से सुनेगा, इसके अंदर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर डालना है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भी क्या ऐसे नहीं डाल सकता मैं, पहले छोटा, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से बड़ा छोटा फिर छोटा फिर बड़ा। एक सेकेंड, बोलो।
बन नहीं पा रहा। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। ये सबसे बड़ा है। चित्र थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है अभी मुझसे, कि मैंने चारों कोनों की कटिंग ठीक नहीं करी है। हमने यहाँ पे चारों कोनों की जो कटिंग है वो थोड़ा ठीक से नहीं करी है, उसकी वजह से चित्र में दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे दोस्तों यही बनेगा यार। चलो ये बन गया चित्र मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया कि नहीं? सबसे बड़े साइज का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर गजब, ये इसके अंदर सबसे बड़े साइज का स्क्वायर बनेगा। सबसे बड़े साइज का, सबसे बड़े साइज का स्क्वायर डाला जा सकता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा। इस तरीके से बोलो हाँ। आप बोलोगे सर गजब का है मेरे दोस्त। और ये जो जगह है इसमें मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर है ये डाला जा सकता है। और आपसे पूछा गया गया है, आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। गौर से देखेंगे कि अगर मैं इनको मिलाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसमें चारों कोनों को मिला देता हूं, इन चारों कोनों को मिला देता हूं, चारों कोनों को, तो भाई ये अंदर तो पहली बात तो एक स्क्वायर बन गया। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 होगा, 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 ये भी 3 होगा। अंदर तो एक स्क्वायर बन गया। और चार बन गए ट्राइंगल, 1 2 3 4, चार कोनों में ट्राइंगल बन गए। हमने जो कोनों से मेरे दोस्त स्क्वायर काटे थे, हर स्क्वायर की साइड कितनी थी? 1 सेंटीमीटर थी। 1 सेंटीमीटर, चार बन गए ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, इनमें हर एक ट्राइंगल की हाइट जो होगी यही होगी 1 सेंटीमीटर। हर ट्राइंगल की हाइट 1 सेंटीमीटर ही होगी। अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एक तो मेरे प्यारे भाई ये अंदर वाला स्क्वायर प्लस इन चारों ट्राइंगल का एरिया, प्लस इन चारों ट्राइंगल का एरिया, 1 2 3 और 4, इन चारों ट्राइंगल का एरिया मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर है अंदर, ये जो डॉटेड जो है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर। प्लस मेरे दोस्तों चार ट्राइंगल बनेंगे, चार ट्राइंगल है ना, 1 2 1 2 3 4, इन चारों ट्राइंगल का एरिया जोड़ देंगे। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हर ट्राइंगल का बेस 3 है और सामने वाले वर्टेक्स है, भाई ये 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी तो 1 सेंटीमीटर होगी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे चार ट्राइंगल बने हैं तो मल्टीप्लाई भाई चार, चार ट्राइंगल का एरिया मुझे जोड़ना है। 2 दूनी 4 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 6 15, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर था, जो कि सी ऑप्शन है 15। गजब का सवाल है बच्चों, गजब का सवाल। ठीक है, मैंने आपको ये लॉजिक समझा दिया। अगर इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, मोहम्मद जी आप पागल हो चुके हो, एक और अगर कोई मिलता जुलता सवाल भी आता है तो आप उसको खुद से सोच पाओगे। ठीक है ना? मेरा मकसद सवाल समझाना नहीं, मेरा मकसद आपका लॉजिक डेवलप करवाना है। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने होगा बच्चों सवाल नंबर 4। अगला सवाल, अगला टाइप ये बताएंगे। 18 नहीं आंसर, 15 इस सवाल का आंसर था। एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके कोनों को काटकर एक समअष्टभुज बनाया गया है, तब इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? इस सवाल को आप करके बताएं। यह सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मेंस की परीक्षा में। करो बच्चों, कौन करेगा? एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके कोनों को काटकर, चारों कोनों को काटकर एक समअष्टभुज, एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है, तो इस रेगुलर ऑक्टागन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? केवल एक सवाल नहीं है, ये एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रख सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे भाई एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर वर्ग है। इस वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है। इसके कोनों को काटकर, चारों कोनों को काटकर मेरे प्यारे भाई एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है। सम अष्टभुज, सम मतलब समान, अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं वाला। इसके चारों कोनों को काटते हैं मेरे प्यारे भाई एक सम अष्टभुज बनता है। तो कैसे काटना पड़ेगा मेरे दोस्तों? इस तरीके से, ऐसे कोना काटा कट, 8 भुजाएं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, 2 और ये देखिए 3, एक कट कर दिया कोना, 4, 5 और ये 6, 6 और ये 7 और ये देखो 8 बन गया, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज।
बताइए सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो भाई एक स्क्वायर इसके मैंने चारों कोनों को ऐसे ऐसे कैंची से काट दिया। जब मैंने इसके चारों कोनों को कैंची से काट दिया तो 8 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजाओं वाला मेरे दोस्तों एक ऑक्टागन, एक समअष्टभुज बन गया। पूछा है इस ऑक्टागन की प्रत्येक भुजा क्या होगी। मैंने मान लिया कि इस ऑक्टागन की जो प्रत्येक भुजा है वो स्मॉल ए है, यही आपको निकालना है। इस ऑक्टागन की जो ईच साइड है मेरे दोस्तों स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है तो बच्चों ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सबसे आसान सबसे सिंपल मैं तरीका बताऊंगा, आप किसी भी साइड को लेके कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे दोस्त। चारों कोनों काट के इसी तरीके से समषटभुज बनेगा। ये आपको पहले से नहीं पता है, लेकिन जब आप जैसे ही काटना शुरू करेंगे ये चीज आपको अपने आप पता लग जाएगी। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री बटे एन होता है। किसी भी सम रेगुलर पॉलीगन का सम बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटे एन होता है। एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसमें 8 भुजाएं, तो इसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 360 बटे 8 45 डिग्री, 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? ये तो इसका इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो गए बाहर की तरफ जो ये एंगल बनता है, ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। बोलो हाँ। तो यानी कि रेगुलर ऑक्टागन है, समसट अष्टभुज है, इसका प्रत्येक बाह्य कोण ये 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 45 डिग्री का होगा। और भैया मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं 45 90 फेमस ट्राइंगल है 90। अगर 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। भाई स्टूडेंट हमने आपको ये पढ़ाया है, क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया है कि नहीं? अगर 45 ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:√2। अगर आपके पास 45 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो क्या होता है? साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने क्या होगा? a/√2, a/√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सेम टू सेम यहां पर भी मेरे दोस्तों 90 डिग्री का कौन है? ये दोनों बराबर है 45 डिग्री के। 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने कितना आएगा? a/√2 आएगा। a/√2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, a/√2 आएगा। ये टोटल लेंथ कितनी आएगी? बस टोटल लेंथ को जोड़ के 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। स्क्वायर की भुजा 2 सेंटीमीटर है। अभी स्मॉल ए है, स्मॉल ए प्लस a/√2 और a/√2, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा स्मॉल ए प्लस a/√2 प्लस a/√2, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा क्या आएगा? 2a/√2, ए जमा 2a/√2, 2a को जब मैं √2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? √2a। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर a/√2 प्लस a/√2 क्या आएगा? 2a/√2 √2a बराबर क्या आएगा बच्चे? 2 सेंटीमीटर आ गया। 2 सेंटीमीटर यही है। तो भाई रेगुलर ऑक्टागन की साइड क्या आएगी? स्मॉल ए कितना आ गया? यहां से कॉमन आ जाएगा 1+√2, 2/√2 प्लस 1, 2/1+√2। यही सवाल का आंसर था 2/1+√2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बी, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए करवाया है। ठीक है, इतना जो है डिटेल में बताया ना मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक सवाल है। जो सीधा रिजल्ट याद करने वाले बच्चे हैं वो इसका सीधा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी एक स्क्वायर से, किसी भी वर्ग से अगर रेगुलर ऑक्टागन काटा जाता है, अगर किसी भी वर्ग से रेगुलर ऑक्टागन काटा जाता है, अगर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो समअष्टभुज की भुजा निकालनी है तो बेटा क्या करना है? √2+1 से भाग देना है। √2+1 से डायरेक्ट शॉर्टकट है, √2+1 से भाग देना है। सीधा रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। मेंस का सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आया ही होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 5। ठीक है, करके बताएं जी सवाल नंबर 5, इस प्रश्न का आंसर कौन करेगा? सवाल नंबर 5 फटाफट बनाएं, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से।
कर पाए। बोला है यदि पी क्यू आर एस क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए के मिड पॉइंट है तो शेडेड एरिया बताओ ए बी सी डी एक स्क्वायर है। बोला है यदि पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी के मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, ए डी का मिड पॉइंट है एस। शेडेड एरिया मेरे दोस्तों आपको बताना है। देखिए इस सवाल को करने से पहले का आपको एक थ्योरम समझनी पड़ेगी, और ये थ्योरम चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो और चाहे मेरे प्यारे दोस्त आपका रेक्टेंगल हो, दोनों के लिए ही ये थ्योरम सत्य है। ठीक है, बहुत कोई रटने वाली ऐसी चीज नहीं है। बिना थ्योरम करे याद करे भी बहुत सारे बच्चे सवाल को कर लेंगे। जैसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। मैंने आपके सामने बच्चों स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। माना इस स्क्वायर के अंदर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड स्क्वायर ए बी सी डी। माना इस स्क्वायर के अंदर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ओ इज लिख लो आप अपनी कॉपी में, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड स्क्वायर एबीसीडी। माना स्क्वायर एबीसीडी के अंदर कहीं कोई पॉइंट ओ है, स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी हो सकता है। साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट क्यू है, ये साइड बीसी का मध्य बिंदु है क्यू, साइड बीसी का मिड पॉइंट क्यू है, साइड सीडी का मिड पॉइंट आर है, साइड सीडी का मिड पॉइंट आर है, और साइड एडी का जो मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों वो एस है, साइड एसी का मिड पॉइंट एस है। अब मैंने मिड पॉइंट से चारों वर्टेक्स को, चारों शीर्षों को मिलाया। मैंने मिड पॉइंट से मेरे दोस्तों पॉइंट ओ को मिलाया। मैंने मिड पॉइंट से ये चार जो है चारों पॉइंटों को पी क्यू आर एस को मिलाया, तो यहां से चार क्वाड्रिलेटरल बन गए, यहां से चार चतुर्भुज बन गए मेरे प्यारे भाई। ये एक स्क्वायर है एबीसीडी, माना इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर एबीसी के अंदर कहीं कोई पॉइंट ओ है। पी क्यू आर एस चारों भुजाओं के मिड पॉइंट है, मैंने मिड पॉइंट से पॉइंट ओ को मिलाया तो चार चतुर्भुज बन गए। अगर मैं कहता हूं इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 यूनिट है, इसका एरिया 3 यूनिट है, इसका एरिया 4 यूनिट है, तो कंसेप्ट यह है कि आमने सामने के चतुर्भुज के एरिया का योग बराबर होगा। ये कंसेप्ट है ना। आमने सामने के चतुर्भुज के एरिया का जो योग होगा, एरिया ऑफ 1 एंड 2 इक्वल होगा मेरे दोस्तों एरिया ऑफ 3 एंड 4। आमने सामने के जो क्वाड्रिलेटरल हैं इनके एरिया का योग बराबर होगा, आमने सामने के जो चतुर्भुज हैं इनके क्षेत्रफलों का योग बराबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, कुछ भी आप बोल रहे हैं। देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज की जब हम कोई मीडियन खींचते हैं माध्यिका, त्रिभुज की कोई माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को दो बराबर एरिया में डिवाइड करती है, बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। तो ये थ्योरम है कि स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट है, अगर मैं इससे चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो आमने सामने के चतुर्भुज के एरिया का सम बराबर होगा। आप बोलोगे सर बट वाई, वाई का जवाब भी आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, मैं पॉइंट ओ से ए को मिलाया, मैं पॉइंट ओ से बी को मिलाया, तो ट्राइंगल बन गया ओ ए बी, त्रिभुज बन गया ओ ए बी। साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है, ये मीडियन है माध्यिका, माध्यिका ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। भाई अगर इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया भी एक्स ही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरीके से मैंने पॉइंट ओ से सी को मिलाया मेरे दोस्तों, ये देखो ये ट्राइंगल ओ बी सी को देखो, त्रिभुज ओ बी सी को देखो, साइड बी सी का मिड पॉइंट है क्यों, ओ क्यों मीडियन है माध्यिका, माध्यिका ट्राइंगल को तो इक्वल एरिया में बांटेगी। अगर इसका एरिया वाई है तो बच्चे इसका एरिया भी वाई होगा। आप बोलोगे हाँ सर वाई होगा। मैंने पॉइंट ओ से डी को मिला दिया मेरे प्यारे में, मिला दिया। ये देखो ट्राइंगल ओ सी डी को देखो, ट्राइंगल ओ सी डी को, साइड सी डी का मिड पॉइंट है आर, साइड सी डी का मध्य बिंदु आर, ये जो ये लाइन बन गई माध्यिका, मीडियन जो है ट्राइंगल को तो इक्वल एरिया में बांटेगी। अगर इसका एरिया जेड है मेरे प्यारे भाई तो इसका एरिया भी जेड ही होगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्राइंगल ओ ए डी को देखो, त्रिभुज ओ ए डी को, साइड एडी का मिड पॉइंट, साइड एडी का मध्य बिंदु एस है, साइड एडी का मध्य बिंदु एस है, मीडियन है माध्यिका। अगर माध्यिका इक्वल एरिया में बांटेगा, अगर ये एरिया डब्ल्यू है तो ये भी एरिया डब्ल्यू आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं आमने सामने के एरिया का सम निकालूं, आमने सामने के एरिया का सम, अगर मैं आमने सामने के एरिया का सम निकालता हूं, ये 1 ये 2, इन दोनों के आमने सामने के चतुर्भुज के एरिया का सम निकालूंगा तो बच्चे ये क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आएगा। और मैं ये दोनों चतुर्भुज आमने सामने इन दोनों के एरिया का सम निकालूंगा, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आएगा। देखो बराबर आया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर आया है। तो सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया कि आमने सामने के एरिया का सम इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इस वजह से मेरे प्यारे भाई, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि भाई ये अगर चाहे कोई स्क्वायर हो चाहे कोई आयत हो, अगर उसके अंदर किसी पॉइंट से मैं चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो चार चतुर्भुज बनते हैं, आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा। ये जो ग्रीन एरिया है मेरे दोस्तों, ये जो ग्रीन एरिया है ये येलो एरिया के इक्वल होगा। ग्रीन एरिया की जो वैल्यू है वो येलो एरिया के बराबर होगी, आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसी पर बेस्ड ये सवाल है जो आपसे पूछा गया, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस मेरे दोस्तों चारों साइड्स के मिड पॉइंट है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। मेरे प्यारे भाई ये बताओ इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 72। आप हमें बात बताइए कि
जो आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 35 प्लस 36 71 0.81 0.19 72, इन दोनों का सम 72 है। तो भाई इन दोनों का सम भी 72 आएगा, तो पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा 72 का स्क्वायर 144। पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है 144 होगा कि नहीं होगा? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो सकता है आपको ये देके ये पूछ लेता, आपको इसकी वैल्यू देके ये पूछ लेता, कह देता कि भाई इसका एरिया 50 है, बताओ क्या बता दे, 22 बता देते, पी बी क्यों होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर, अगर इन दोनों का सम 72 है तो इन दोनों का सम भी 72 होगा, पूरे स्क्वायर का एरिया 144 है। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया 144 है तो स्क्वायर की साइड कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी है? 12। 12 का स्क्वायर 144 आता है, वर्ग की भुजा 12 आ गई, स्क्वायर की साइड 12। आपसे पूछा शीटेड एरिया क्या होगा? भाई पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी और क्यू स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट है, 12 तो हाफ हाफ हो जाएगा 6 6, ये 12 तो बच्चों ये हाफ हाफ हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 6, आप बोलोगे आंसर 6 6। आपसे पूछा शीटेड एरिया, शीटेड एरिया आपको निकालना है, ये शीटेड एरिया आपको निकालना है। शीटेड एरिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ 6 गुणा 6, 36/2 यानी कि 18। तो शीटेड एरिया 18 आएगा और 18 ही सवाल का आंसर था, 18 ही इस क्वेश्चन का आंसर था। गजब का सवाल है। ट्राइंगल में जो माध्यिका होती है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल के एरिया को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना? ये कंसेप्ट लगा है मैंने कि माध्यिका जो है त्रिभुज के एरिया को समद्विभाजित करती है। अरे भाई इन दोनों का सम 72 है तो इन दोनों का भी 72 होगा, 72 प्लस 72 पूरे स्क्वायर का एरिया 144 हो गया कि नहीं गौरी? पूरा स्क्वायर का एरिया 144, इन दोनों का सम 72, इन दोनों का भी 72, पूरा एरिया 72 72 144। तो स्क्वायर की साइड कितना है? 12। ये 12 पी क्यू मिड पॉइंट मिड पॉइंट 144, 12 का आधा ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था 1/2 6 गुणा 6। अरे भाई इन दोनों का योग 72 आ रहा है जोड़ के, ये थ्योरम लगाओ, ये थ्योरम, ये थ्योरम। इन ग्रीन एरिया 72 है, येलो एरिया 72, पूरा एरिया 72 72 144। ठीक है बच्चों? मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये समझ में आया है अच्छी तरीके से। स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। ठीक है भाई।